हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? मुझे आशा है बहुत अच्छे होंगे। हम लोगों ने पिछले वीडियो में स्ट्रेस स्ट्रेन के बारे में पढ़ा था और इसके अलावा जो है 3 डेफिनेशन पढ़ा था, इलास्टिसिटी, इलास्टोप्लास्टिक और प्लास्टिसिटी। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं माइल्ड स्टील का जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम होता है वो कैसा होता है, वो चीज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, देखो हम लोग माइल्ड स्टील का ही क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि देखो क्या है कि हर एक जो मटेरियल है उसके अंदर जो है कुछ ना कुछ जो है अलग अलग प्रॉपर्टी है। ठीक है, और जब हम स्टील की बात करेंगे तो स्टील में भी कई प्रकार की स्टील होती है, मीडियम कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील, लो कार्बन स्टील, जिसे हम माइल्ड स्टील कहते हैं। तो इसमें हम माइल्ड स्टील को ही क्यों लेंगे, क्योंकि जब हम माइल्ड स्टील को स्टडी करते हैं तो उसमें जो है कई सारे जो है पॉइंट हमें मिल जाते हैं। जैसे मान लो कि हमें कुछ भी पढ़ना है या कुछ भी करना है तो हम कोई ऐसी वस्तु को चूज नहीं करेंगे जिसमें केवल एक ही प्रॉपर्टी हो या एक ही गुण हो। हमें तो ऐसा चीज चाहिए जिसमें जो है कई सारी गुण हो। ठीक है ना, जैसे कि मान लो कि आपको कोई व्यक्ति को काम पे रखना हो तो आप जो है ऐसे व्यक्ति को खोजेंगे जो बहुत सारे काम जो है कर सकता हो। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे हैं, हमको पढ़ना तो सभी है, लेकिन हम हर एक के लिए अलग अलग मटेरियल लेके उस पर स्टडी करेंगे। तो माइल्ड स्टील जो होता है उसमें उसके जो है अलग अलग स्ट्रेस पे, अलग अलग स्ट्रेन पे जो है बहुत सारे अलग अलग बिहेवियर होते हैं, इसीलिए हम लोग माइल्ड स्टील को ही पढ़ लेते हैं और उस पर ही हम लोग सारा चीज जो है क्या करते हैं, समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो स्टील है ये स्टील क्या है और वो जो है कैसे बनता है। ठीक है, तो देखो हमने तो अक्सर घर में ही सुना है कि ये स्टील का बर्तन है, बाकी जो हम इंजीनियरिंग में आए तो स्टील पढ़ते हैं, स्टील है। तो स्टील क्या है, देखो स्टील कुछ नहीं है, जो हमारा लोहा होता है जिसे हम आयरन कहते हैं। आयरन में ही जब हम कार्बन कंटेंट की मात्रा बढ़ा देते हैं तो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो चेंज हो जाती है और उसमें जो स्ट्रेंथ ग्रहण करने की क्षमता है या कहें कि उसकी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाती है। ठीक है ना, तो जैसे जैसे हम कार्बन कंटेंट बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे क्या होती है कि उसकी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ती जाती है, तो वो हमारे लिए क्या होता है, फायदेमंद होता है। तो इसीलिए जब हम आयरन में, जब लोहे में हम कार्बन की मात्रा मिला देते हैं तो जो मटेरियल बना है, जो एलॉय बना है, उसे ही हम क्या कहते हैं, स्टील कहते हैं। ठीक है ना, तो देखो जो हमारा आयरन रहता है, लोहा रहता है, उसके जो अणु होते हैं वो ऐसे जो है आपस में जो है सटे हुए रहते हैं, अरेंज रहते हैं। ठीक है, और लोहा क्या है, सॉलिड है। ठीक है ना, सॉलिड स्टेट में। तो ये मान लो कि लोहे आयरन के जो है ये क्या हो गया, मॉलिक्यूल, अणु, और इसे हम Fe से डिनोट करते हैं। ठीक है ना, Fe। तो ये जो है आपस में जो है ऐसे जो है अरेंज रहते हैं। अब एक चीज समझो कि देखो जो सॉलिड होता है, सॉलिड के जो अणु होते हैं वो अपने स्थान पे क्या होते हैं, फिक्स रहते हैं। वो अपने जगह से जो है इधर उधर जो है आते जाते नहीं है, मूव नहीं करते हैं, वो एक ही स्थान पे रहते हैं। ठीक है ना, तो क्या होता है इसमें क्या होता है कि जब हम आयरन को गर्म करते हैं, ठीक है, आयरन को जैसे कि मान लो हमने लोहे को लेकर के और कोयले में गर्म कर दिया। ठीक है ना, तो जब हम कोयले में लोहे को गर्म करते हैं तो क्या होता है कि ये जो आयरन के जो मॉलिक्यूल हैं वो गर्म होके अपनी स्थिति को, मतलब अपने जगह से वो मूव करने लगते हैं। तभी तो आपने देखा होगा कि जब लोहे को गर्म किया जाता है तो वो क्या हो जाता है, नरम हो जाता है और उसे हम किसी भी शेप में चाहे जैसे चाहे वैसे हम मोड़ सकते हैं और ज्यादा टेम्परेचर पे गर्म करेंगे तो वो लिक्विड फॉर्म में हो जाता है कि नहीं। तो इसका मतलब है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है कि जो आयरन के मॉलिक्यूल हैं, जो अणु हैं, वो मोबिलाइज हो रहे हैं, मतलब कि गतिशील हो रहे हैं। अब इसको और अच्छे तरीके से समझें तो जब किसी भी चीज को हम गर्म करते हैं तो हम क्या उसे देते हैं, हम उसे एनर्जी देते हैं, हीट देते हैं। ठीक है, उष्मा एनर्जी। तो किसी के अंदर भी जब एनर्जी आ जाती है तो उसके अंदर जो है बहुत ताकत होती है और वो जो है कुछ भी कर सकता है। ठीक है,
तो अब देखो, ये जो मॉलिक्यूल होते हैं जब हम उसे गर्म करते हैं तो उसके अंदर एनर्जी आ जाती है और वो जो है मूव करने लगते हैं। तो हम मान लो कि कोयले में गर्म कर रहे हैं, ठीक है ना, तो जब ये गर्म होगा तो इनके अणुओं में जो है क्या होगी कि एनर्जी आ जाएगी और वो जो है क्या होंगे कि थोड़ा जो है दूर दूर हो जाएंगे, ठीक है ना, थोड़ा क्या होंगे, दूर दूर हो जाएंगे। अब देखो वो दूर दूर हो गए और इनके बीच में जो है ये जो गैप है, इनके बीच में क्या है, गैप है, ठीक है। तो इनके बीच में जो गैप है उसमें जो है क्या होता है कि जो कार्बन के मॉलिक्यूल होते हैं वो आके इनके बीच में जो है बैठ जाते हैं, ठीक है ना। तो जब हम गर्म करते हैं लोहे को तो उसमें जो है कार्बन के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, यहाँ पे बीच में इसके आके बैठ जाते हैं और जब हम उसे ठंडा करते हैं तो वो जो कार्बन के अणु हैं वो वहीं पे ही रह जाते हैं, ठीक है ना, वो क्या होता है वहीं पे रह जाते हैं। तो इस कारण से क्या होता है कि जो आयरन होता है उसकी स्ट्रेंथ, जो लोहा होता है, इन अणुओं के आ जाने के कारण क्या होता है कि इसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है। तो देखो जब हमने लोहे को कोयले में गर्म किया तो इसके बीच में ये जो अणु आ गए तो ये जो है एक प्रकार का क्या है, ये लोहा एक मटेरियल है और ये एक मटेरियल का एक प्रकार का क्या है, डिफेक्ट है, ठीक है ना, ये डिफेक्ट है। तो डिफेक्ट भी जो है क्या होता है कि कोई हानिकारक होता है, कोई लाभदायक होता है। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, लाभदायक हो गया, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं है कि इसमें जो कार्बन कंटेंट की मात्रा है, ये जो कार्बन के अणु है, अब इनकी मात्रा हम बढ़ाते जाएंगे तो इसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, वेरी करेगी। तो हम लोग उसी कार्बन कंटेंट की मात्रा के आधार पे ही हमने डिसाइड किया है कि ये माइल्ड स्टील है, ये मीडियम कार्बन स्टील है, ये हाई कार्बन स्टील है, समझ रहे हैं। तो अगर आप इसको 3D में देखोगे ना तो 3D में जो है ये ऐसे कुछ दिखेगा। 3D में एक बार मैं ऐसे बता देता हूँ, ये 2D हो गया और ऐसे, ठीक है, समझ रहे हो। अब 3D में जो है इसको इमेजिनेशन करना, तो इसके बीच में ये क्या है, कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ठीक है, यहाँ पे समझ गए ना। तो ऐसे जो है इसमें कार्बन जो है आ करके बैठ जाता है और इसके कारण जो है इसकी जो स्ट्रेंथ है वो वैरी करती है। तो जब ये जो इसका डिफेक्ट है ना उसे इंटरस्टिटियल डिफेक्ट कहते हैं, INTERSTITIAL, इंटरस्टिटियल डिफेक्ट, ठीक। और ये डिफेक्ट जो है हमारे लिए क्या होता है, फायदेमंद होता है, ठीक है। तो ऐसे जो है अब ये जो देखो हमने जो आयरन गर्म किया था, सबसे पहले हमने लोहे को गर्म किया था और गर्म करके उसमें हम कहें कि जो है हमने कार्बन को मिलाया था, या जो कार्बन के अणु थे वो आ करके यहाँ पे क्या होता है, इसमें बैठ गए थे, ठीक है। तो वो जो है शुरुआत में क्या था, लोहा था, आयरन था, लेकिन अब ये जो मटेरियल बना है ना इसे हम कहेंगे स्टील। तो ये क्या हो गया, स्टील हो गया, ठीक है। अब देखो जो माइल्ड स्टील होता है, माइल्ड स्टील, तो माइल्ड स्टील में जो कार्बन की मात्रा होती है, माइल्ड स्टील में जो कार्बन की मात्रा होती है वो 0.15% लेकर के 0.30% तक होती है, ठीक है। इसी तरीके से मीडियम कार्बन स्टील या मीडियम स्टील, तो इसमें जो कार्बन की मात्रा होती है वो 0.25% से लेकर के 0.7% तक होती है, ठीक है। इसी तरीके से हाई स्टील, हाई कार्बन स्टील, तो इसमें जो है 0.7% से लेकर के और 1.5% तक जो है स्टील की मात्रा जो है होती है, ठीक है। तो चलिए अब हम जो है माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम देखते हैं कि उसमें जो है हमें क्या क्या चीजें जो है सीखने को मिलती है उसके, ठीक है। तो देखिए जो माइल्ड स्टील है उसका जब हम यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में जब टेस्ट करते हैं तो
उसका जो बिहेवियर होता है माइल्ड स्टील का, वो अगर हम स्ट्रेस और स्ट्रेन में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो कुछ जो है ऐसा हमें ग्राफ मिलता है। ठीक है, यहाँ से ऐसे बढ़ता है, फिर घटने लगता है, और फिर यहाँ के बाद से क्या होता है, बढ़ता है, और फिर यहाँ से क्या होता है कि ऐसे हमें ग्राफ मिलता है। ठीक है ना। तो माइल्ड स्टील का जो है हमें ऐसा कुछ जो है ग्राफ मिलता है। ठीक, और ये क्या है, सिग्मा वाई। ठीक है, ऐसा कुछ। तो इसमें जो है अलग अलग जोन होते हैं। अलग अलग जोन कहने का मतलब कि जो माइल्ड स्टील का बिहेवियर है वो अलग अलग स्ट्रेस पे जो है क्या होता है, अलग अलग उसका बिहेवियर होता है। ठीक है, उसमें जैसे जैसे स्ट्रेस डेवलप होता जाता है उसके अंदर जो है हर एक स्टेज पे अलग अलग वो बिहेवियर शो करता है। ठीक, तो देखो इसमें जो है कई सारे पॉइंट हमें मिलते हैं। पॉइंट क्या क्या होते हैं, पहले उस पॉइंट को जो है लिख लेते हैं। ठीक है ना, और इसके बाद से क्या करेंगे, यहाँ पे जो है ई है, और एफ। ठीक, तो अलग अलग हमें जो है क्या मिलते हैं, पॉइंट मिलते हैं। ये ए पॉइंट है, ये ए डैश है, ये बी है, सी है, डी है, ये ई है, एफ है, जी है, ये ओ पॉइंट है। तो जब हम माइल्ड स्टील को लेकर के और यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में जब हम टेस्ट करते हैं तो जो हमें ग्राफ मिलता है वो ये मिलता है, और ये जो ग्राफ है ये इसमें जो है अलग अलग पॉइंट है। ठीक है, और इन पॉइंट के बीच में क्या है, हम अलग अलग जोन है। ठीक है, इसके बीच में जो माइल्ड स्टील का बिहेवियर है वो कुछ अलग है, इसके बीच में कुछ अलग है, इसके बीच में कुछ अलग है, इसके बीच में कुछ अलग है। मतलब हर दो पॉइंट के बीच में जो माइल्ड स्टील है उसका बिहेवियर क्या है, अलग अलग है। ठीक है, तो यहां से हम शुरुआत करेंगे। तो देखो ये क्या है, ओ ओरिजिन पॉइंट है। ओरिजिन का हिंदी में मतलब होता है मूल बिंदु। ठीक है ना, ओरिजिन का मतलब क्या होता है, मूल बिंदु। तो यहाँ से जो है शुरुआत हो रही है, तो ये क्या है, ओरिजिन पॉइंट है। ठीक है, ये वाला पॉइंट क्या है, ये जो है प्रोपोर्शनल लिमिट पॉइंट है। प्रोपोर्शनल लिमिट पॉइंट है। अभी हम देख लेते हैं, फिर इसके बाद से जोन वाइज जब डिटेल समझेंगे तो जो है सब कुछ समझ में आएगा। फिर ये जो ए डैश क्या है वो इलास्टिक लिमिट पॉइंट है, बी क्या है, अपर यील्ड पॉइंट है, सी क्या है, लोअर यील्ड पॉइंट है, डी क्या है, तो ये स्ट्रेन हार्डनिंग पॉइंट है, ई क्या है, अल्टीमेट पॉइंट है, एफ क्या है, नेकिंग पॉइंट है, और जी क्या है, ब्रेकिंग पॉइंट है। ठीक है, तो इसमें जो है माइल्ड स्टील के ग्राफ में जो है हमें इतने सारे पॉइंट जो है मिलते हैं। ठीक, तो देखो इसके पहले जो है हम एक चीज और समझते हैं, हुक का नियम। ठीक है, हुक्स लॉ। तो हुक्स ने अपना एक जो है नियम दिया था, और उन्होंने कहा था कि वो जो स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। जो स्ट्रेस होता है वो स्ट्रेन के डायरेक्टली जो है प्रोपोर्शनल होता है, मतलब कि सीधे समानुपाती होता है स्ट्रेन के। हुक ने अपना ये नियम दिया था। ठीक है, और इन्होंने जो है इस नियम को फॉलो करने के लिए इन्होंने तीन एजम्पशन दिए थे, 3-4 एजम्पशन दिए थे। उनमें से जो है 3 हम अभी पढ़ेंगे। तो उन्होंने सबसे पहले कहा था कि जो मटेरियल होगा वो जो है लीनियर इलास्टिक होगा। ठीक है, जो मटेरियल का होगा वो लीनियर इलास्टिक होगा, होमोजीनियस होगा, और क्या होगा, आइसोट्रोपिक होगा। ठीक है, मटेरियल हमारा लीनियर इलास्टिक होगा, होमोजीनियस होगा और आइसोट्रोपिक होगा। तो देखो होमोजीनियस क्या होता है, आइसोट्रोपिक क्या होता है, ये सब हम जो है बाद में जब और सारी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो उसमें जो है आपको समझ में आएगा। देखो होमोजीनियस का मतलब कि चारों
चारों तरफ जो मटेरियल है वो एक ही मटेरियल है, ये नहीं कि वो अलग अलग है। मतलब होमोजीनियस का सीधा सीधा मतलब होता है कि कोई एक मटेरियल है, उसमें किसी भी जगह से हम कोई टुकड़ा लेंगे तो उसकी डेंसिटी समान होती है। आइसोट्रोपिक का मतलब होता है कि चारों दिशाओं में जो उसका गुण है वो एक समान है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि जो स्ट्रेस होता है वो स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, परंतु इसके फॉलो होने के लिए जो मटेरियल होगा वो लीनियर इलास्टिक होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए और आइसोट्रोपिक होना चाहिए, ठीक है। तो देखो ये जो हमारा जो माइल्ड स्टील में जो ए वाला पॉइंट है, ए वाले पॉइंट है, तो अगर हम ओ से ए के बीच में क्या बात करें, ओ और ए के बीच में इस वाले जोन की अगर हम बात करेंगे तो इसके बीच में जो हुक ने कहा था कि स्ट्रेन जो है स्ट्रेस जो है स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो वो चीज जो है यहाँ पे जो है फॉलो होती है। तो ओ से ए के बीच में जो है स्ट्रेस स्ट्रेन के सीधे समानुपाती होता है, ठीक है। सीधे समानुपाती का मतलब है कि जैसे हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि जैसे कि मान लो कि ये मटेरियल है तो उस पर सबसे पहले बाहरी लोड लगाएंगे, तो बाहरी लोड लगाएंगे तो उसमें क्या होगा, स्ट्रेन जनरेट होगा, और उस स्ट्रेन के विरोध में क्या होगा, मटेरियल जो है स्ट्रेस जनरेट करेगा, ठीक है। तो हमें मटेरियल के स्ट्रेस से मतलब है, और वही जो स्ट्रेस होता है वो फेलियर पॉइंट पे जो मैक्सिमम स्ट्रेस जनरेट करता है वही मटेरियल की क्या होती है, स्ट्रेंथ होती है, ठीक है। तो हमें जो है बाहरी फोर्स को तो कंसीडर करना ही नहीं है, ठीक है ना। तो हमारे लिए जो क्या बोलते हैं इनवेरिएबल जो पहले क्वांटिटी हो गई वो क्या हो गया, स्ट्रेन हो गया, क्योंकि फोर्स हम नहीं ले रहे हैं तो सबसे पहले स्ट्रेन जनरेट हो रहा है, फिर क्या हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होगा कि हम जब कह रहे हैं कि ये क्या होगा, स्ट्रेस जो है स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो इसका ये मतलब है कि जैसे हम कहें कि अगर हम स्ट्रेस का मान 1 बढ़ाएंगे तो स्ट्रेन भी क्या होगा, 1 बढ़ेगा। अगर ये 2 बढ़ा दिए तो ये भी क्या होगा, 2 बढ़ेगा। ये 3 कर दिए तो ये भी क्या हो गया, 3 हो गया। तो ये जो है क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर जैसे ये 1 हो गया तो ये भी 1 हो गया, 2 हो गया तो 2 हो गया, 3 हो गया तो 3 हो गया, ठीक। अब नहीं तो जैसे ये 1, इसको हमने 1 बढ़ाया तो ये 2 हो गया, इसको हमने 2 किया तो ये 4 हो गया, इसको हमने 3 किया तो ये क्या हो गया, 6 हो गया। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि इनके बीच में जो बढ़ने का अनुपात है वो फिक्स है। पहले वाले कंडीशन में दोनों के बीच में जो है 1 का अंतर था और दूसरे के बीच में 2 का अंतर था, मतलब कि वो जो बढ़ने का अनुपात है वो क्या है, फिक्स है। तो ये क्या हो गया, प्रोपोर्शनल हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, ठीक है। तो इस वजह से ही इसको हम क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनल लिमिट पॉइंट कहते हैं, क्योंकि जो माइल्ड स्टील है उसका जो बिहेवियर होता है यहाँ तक जो है सीधे समानुपाती होता है, ठीक है ना। अब देखो तो जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ाएंगे वैसे वैसे जो है स्ट्रेन बढ़ेगा, और वो जो यहाँ पे एग्जांपल मैंने दिया आपको वो जो है फॉलो करेगा यहाँ पे। अब हम ए और ए डैश के बीच में बात करेंगे तो यहाँ पे जो हुक का नियम था वो पूरी तरीके से फॉलो नहीं करता है। उन्होंने कहा था कि जो स्ट्रेस होता है वो स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन यहाँ पे जो है वो चीज फॉलो नहीं होती। जैसे हमने पहले वाला एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे 1 बढ़ा रहे थे तो स्ट्रेन भी 1 बढ़ रहा था, इसको हम 2 कर रहे थे तो ये भी 2 हो रहा था, ठीक है ना। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन अगर हम ए और ए डैश के बीच में अगर हम बात करेंगे तो इसको हम 1 बढ़ाए तो ये 1 बढ़ गया, इसको जब हम बढ़ा के 2 किए तो ये 1.5 हो गया, इसको हम 3 किए तो ये क्या हो गया, ये 2.5 हो गया या 3 हो गया। तो अगर हम इसको 4 कर रहे हैं तो ये 4.5 हो गया, 4.5 हो गया। तो इसके बीच में जितना स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं, जो स्ट्रेन है वो जो है प्रोपोर्शनल में नहीं बढ़ रहा है, उसके बीच में क्या है, डिफरेंस है, ठीक है ना, डिफरेंशिएशन है। मतलब कि जैसे कि हम 1 बढ़ा रहे हैं तो ये भी 1 बढ़ रहा था पहले वाले एग्जांपल में, लेकिन अब क्या हो रहा है, हम 1 बढ़ा रहे हैं तो ये 0.5 भी बढ़ रहा है, हम और बढ़ा रहे हैं 1 तो ये 2.5 बढ़ जा रहा है। तो
ये जो होता है ए और ए डैश के बीच में ये वाला जोन है, ये इम्प्रपोर्शनल जोन होता है, ठीक है। इम्प्रपोर्शनल जोन यानी कि इसमें जो स्ट्रेस है वो स्ट्रेन के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है, ठीक। तो ये चीज जो है समझ में आ गई, ठीक है ना। अब देखो हमने बात करी थी, एक परिभाषा पढ़ी थी इलास्टिसिटी, ठीक है। क्या पढ़ा था, इलास्टिसिटी। तो यहां तक जो है ए डैश तक जो मटेरियल है हमारा वो क्या होता है, इलास्टिक होता है, ठीक है। ए डैश तक मटेरियल क्या होता है हमारा, इलास्टिक होता है, ठीक है ना, 0 से और यहां तक। अब देखो यहां तक जो है मटेरियल ए पॉइंट तक जो है पूर्णतः इलास्टिक होता है, और अगर इलास्टिक होने का अगर हम अल्टीमेट मतलब अधिकतम पॉइंट देखेंगे तो वो जो है ए डैश होता है, ठीक है। तो देखो इलास्टिसिटी कहने का मतलब क्या है कि हम जो है कोई भी मटेरियल है अगर हम उस पर जो है स्ट्रेस लगा रहे हैं तो उसमें क्या होगा, स्ट्रेन जनरेट होगा। मतलब कि जैसे कि मान लो ये मार्कर है तो हमने इस पे बाहरी फोर्स लगाया तो उस फोर्स के कारण इसमें स्ट्रेन जनरेट होगा, यानी कि इसकी लंबाई थोड़ी सी बढ़ी, और जैसे ही हमने उस फोर्स को हटा दिया इसकी लंबाई जो है अपनी जो प्रारंभिक अवस्था है उसमें क्या हो गई, आ गई, है ना। तो उसी प्रॉपर्टी को जो मटेरियल जो है अपनी लंबाई को या अपने शेप और साइज को पूर्णतः जो है स्ट्रेस के हटने के बाद जो है पूर्णतः जो है ग्रहण कर लेता है, उसे ही हम कहते हैं इलास्टिसिटी, ठीक है। तो ये ए जो है क्या है हमारा प्रोपोर्शनल लिमिट पॉइंट है। तो ओ से ए के बीच में कोई भी मटेरियल पे हम अगर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो वो क्या होगा, उसकी जो भी जैसे मैंने पहला एग्जांपल दिया कि जितना स्ट्रेस लगाएंगे उसी के अनुपात में जो है स्ट्रेन बढ़ेगा, और जब हम स्ट्रेन को हटाएंगे तो वो जो है पूर्णतः जो है अपने अवस्था में जो है मटेरियल क्या होगी, वो आ जाएगी। उसकी अगर हम टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं तो उसकी लंबाई बढ़ेगी उसी अनुपात में जिस क्रम में स्ट्रेस जनरेट होगा, और वो जब हम फोर्स को जब रिलीज कर देंगे, हटा देंगे, तो वो पूर्णतः जो है अपनी अवस्था में क्या होगी कि आ जाएगी, ठीक है। अब ए से ए डैश के बीच में क्या होगा कि जब हम मान लो कि कोई भी मटेरियल है उस पर हम स्ट्रेस लगा रहे हैं तो उसकी लंबाई में वृद्धि जो है उस स्ट्रेस के क्रम में नहीं हो रही है। मतलब कि हम जितना ए और बी के ओ और ए के बीच में जैसे हम स्ट्रेस बढ़ा रहे थे जिस अनुपात में, और जिस अनुपात में उसकी लंबाई में वृद्धि हो रही थी, अब जो है ए और ए डैश के बीच में उसी अनुपात में जो है लंबाई में वृद्धि नहीं होगी, ठीक है। लेकिन लंबाई में क्या होगी, वृद्धि होगी, लेकिन उस अनुपात में नहीं होगी। और जैसे ही हम जो है फोर्स को रिलीज करेंगे, जैसे ही स्ट्रेस हटेगा, वैसे ही जो हमारा मटेरियल है वो अपने शेप और साइज में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो है हमारा ए डैश क्या है, वो इलास्टिक पॉइंट है। क्या है, इलास्टिक पॉइंट है, ठीक है, इलास्टिक लिमिट पॉइंट। तो लिमिट का मतलब कि इलास्टिसिटी की जो सीमा है वो जो है यहीं तक है, ठीक। अब इसके बाद से आगे जब हम बढ़ते हैं तो इसके बाद से जो ए डैश और बी के बीच में क्या होगा कि जो हमारा मटेरियल है वो धीरे धीरे इलास्टिसिटी से अब प्लास्टिसिटी की ओर जो है बढ़ेगा, ठीक है। क्या होगा, इलास्टिसिटी से अब क्या होगा, प्लास्टिसिटी की तरफ बढ़ेगा। तो देखो अब क्या होगा कि ए डैश और बी डैश जो जोन है हमारा, वो अब क्या होगा कि मटेरियल पे हमने माइल्ड स्टील हम पढ़ रहे हैं, तो माइल्ड स्टील को हम यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में टेस्ट करते हैं। तो ए डैश और बी डैश के बीच में क्या होगा कि हम उस पर लोड तो लगाएंगे, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, स्ट्रेन जनरेट होगा, और इस स्ट्रेन के विरोध में जो है स्ट्रेस जनरेट होगा, ठीक है। तो अब क्या होगा कि यहाँ तक तो ए डैश तक तो जो माइल्ड स्टील है उसकी लंबाई में जो भी वृद्धि हो रही थी मान लो, तो जब हम फोर्स को हटा रहे थे तो वो अपने लंबाई को पूर्णतः जो है ग्रहण कर ले रहा था, ठीक है।
लेकिन ए डैश के बाद क्या होगा कि जो इमाइल स्टील है वो अपने लंबाई को पूर्णतः जो है ग्रहण नहीं कर पाएगा, समझ रहे हैं। तो उसमें जो है उसके बियॉन्ड क्या होगा, उसके बाद क्या होगा कि जब हम उस पर स्ट्रेस लगाएंगे तो उसकी लंबाई तो बढ़ जाएगी इतना, लेकिन हम जब स्ट्रेस हटा देंगे तो वो जो उसकी लंबाई है वो इतना रह जाएगी। मतलब कि उसकी लंबाई में जो है परमानेंट डिफॉर्मेशन जो है कुछ हो गया। अब लंबाई उसकी इतनी रह जाएगी, समझ रहे हो, इतना। अब उससे जो है उसकी लंबाई कम नहीं हुई, यानी कि इतनी जो लंबाई है वो परमानेंट बढ़ गई, ठीक है ना। तो जैसे जैसे हम ए डैश से बी डैश की ओर बढ़ते जाएंगे तो जो हमारा मटेरियल है उसकी इलास्टिसिटी का जो गुण है वो कम होता जाएगा और प्लास्टिसिटी का जो गुण है वो क्या होगा कि उसमें आता जाएगा। प्लास्टिसिटी का मतलब है परमानेंट डिफॉर्मेशन, ठीक है। यानी कि इसकी लंबाई इतना बढ़ गई तो ये अब परमानेंटली हो गई, इतना ही इसकी लंबाई अब रह गई। अब इसकी लंबाई कहाँ, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक इसकी लंबाई हो गई, है ना। तो ये परमानेंट डिफॉर्मेशन है। तो जैसे जैसे हम बी की तरफ बढ़ेंगे उसकी इलास्टिसिटी का गुण यानी कि उसकी प्रारंभिक लंबाई में आने का गुण जो है वो खत्म होता जाएगा और उसकी जो परमानेंट डिफॉर्मेशन है वो जो है उसका गुण जो है आता जाएगा, ठीक। तो ये जो है ये ए डैश और बी डैश के बीच में ये होता है, ठीक है ना। तो देखो जो बी है, बी को अपर यील्ड पॉइंट कहते हैं, ठीक। अब यील्ड पॉइंट क्यों कहते हैं, क्योंकि ए डैश और बी डैश से क्या हो रहा है कि इसकी लंबाई क्या हो रही है कि परमानेंटली बढ़ रही है, ठीक है। यील्डिंग का मतलब होता है बढ़ाना। तो ये जो स्ट्रेस है इसके सिमिलर जो यहाँ पे जो स्ट्रेस हो रहा है ये क्या है, मैक्सिमम स्ट्रेस है, ठीक। अब बी और सी के बीच में क्या होगा, बी और सी के बीच में क्या होगा कि हम अगर स्ट्रेस को घटाएंगे भी तो भी उसकी लंबाई में क्या होगा, वृद्धि होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ से ये है और इससे रिलेटेड जो है स्ट्रेस ये है और इससे रिलेटेड स्ट्रेन ये है, ठीक है ना। अब बी और सी के बीच में देखो अब क्या हो रहा है कि हम तो बी और सी के बीच में देखो क्या हो रहा है कि अगर हम स्ट्रेस की वैल्यू को कम कर रहे हैं फिर भी इसकी जो लंबाई है या इसमें जो स्ट्रेन का मान है वो जो है बढ़ रहा है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे स्ट्रेस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अगर इस पॉइंट से इधर की तरफ हम आएंगे तो देखो इस पे जो है स्ट्रेस क्या हो रहा है, कम हो रहा है, लेकिन स्ट्रेन का मान जो है बी पॉइंट पे स्ट्रेन का मान जो है ये था, ठीक है। बी पॉइंट पे स्ट्रेन का मान जो है ये था और सी पॉइंट पे आते आते ये हो गया, स्ट्रेन का मान जो है ये हो गया। यानी कि स्ट्रेस का मान तो कम हो रहा है लेकिन क्या हो रहा है कि स्ट्रेन का मान जो है क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो यील्डिंग का मतलब है कि बी पॉइंट के बाद ये क्या होगा कि मटेरियल में स्ट्रेस हटाने के बाद भी उसकी जो उसमें जो स्ट्रेन है या स्ट्रेन छोड़ के अगर कहें कि उसकी जो लंबाई है उसमें क्या होगा कि वृद्धि होता जाएगा स्ट्रेस कम करने के बाद भी, ठीक है। वृद्धि का मतलब कि परमानेंट डिफॉर्मेशन, ठीक है। परमानेंट का होगा कि वो डिफॉर्मेशन होता रहेगा, यानी कि जो उसकी लंबाई है वो बढ़ती जाएगी, अब वो वापस जो है नहीं आएगी, ठीक। अब जो ये सी पॉइंट होता है ये लोअर यील्ड पॉइंट होता है, ठीक है। लोअर यील्ड पॉइंट और ये क्या होता है, अपर यील्ड पॉइंट, ठीक है ना। तो अब इसके बाद क्या होगा, बी और सी के बारे में हमने तो देख लिया। अब सी और डी के बीच में क्या होगा कि इस पॉइंट के बाद से जो स्ट्रेस है उसकी वैल्यू कांस्टेंट रखेंगे फिर भी जो मटेरियल है उसकी जो लंबाई है वो बढ़ती जाएगी, ठीक है। स्ट्रेस की वैल्यू देखो क्या है, यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। इस सी पॉइंट पे जो स्ट्रेस की वैल्यू है ये क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है ना। ये सिग्मा है और इसको हम सिग्मा वाई कह रहे हैं, ठीक है। तो सी पॉइंट पे जो स्ट्रेस का मान है वो क्या है,
कांस्टेंट है, फिर भी जो हमारी मटेरियल है उसमें क्या हो रहा है कि उसमें लगातार स्ट्रेन का मान जो है बढ़ रहा है। स्ट्रेन का मान बढ़ने से हम कह सकते हैं कि उसकी जो लंबाई है वो जो है लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है ना। तो ये जो जोन होता है, ये जो है प्लास्टिक जोन होता है, ठीक है। ये कौन सा जोन होता है, ये प्लास्टिक जोन होता है, ठीक है। और ये सी पॉइंट को जो है लोअर यील्ड पॉइंट कहते हैं, ठीक। तो जब हम माइल्ड स्टील के लिए सिग्मा वाई कैलकुलेट करते हैं, उसकी यील्ड स्ट्रेंथ जब हम बात करते हैं माइल्ड स्टील की, तो हम जो है लोअर यील्ड पॉइंट से रिलेटेड जो स्ट्रेस होता है सिग्मा वाई, उसी को हम लोग माइल्ड स्टील का जो है यील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं, ठीक है। हम जो है ये बी वाले अपर यील्ड पॉइंट को क्यों नहीं, अपर यील्ड पॉइंट से जो रिलेटेड स्ट्रेस है इसको क्यों नहीं लेते हैं माइल्ड स्ट्रेस में, और लोअर यील्ड पॉइंट से रिलेटेड स्ट्रेस को ही हम लोग यील्ड स्ट्रेस क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो लोअर यील्ड पॉइंट से जो रिलेटेड स्ट्रेस है उसको हम यील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं। तो ये वाला जो पॉइंट है ना, वो देखो आप, जो इलास्टिक लिमिट जो पॉइंट है ए डैश, उसके एकदम करीब है, ठीक है, उसके एकदम करीब है। इस वजह से हम जो लोअर यील्ड पॉइंट से रिलेटेड जो स्ट्रेस है उसी को हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। उसी को हम कहते हैं कि ये माइल्ड स्टील की क्या है, यील्ड स्ट्रेंथ है, ठीक। अब देखो ये जो डी है वो स्ट्रेन हार्डनिंग पॉइंट है, ठीक। स्ट्रेन हार्डनिंग पॉइंट का मतलब कि अब इस डी पॉइंट के बाद क्या होगा कि डी पॉइंट के बाद अब फिर से हम मटेरियल पर क्या होगा कि स्ट्रेन जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे, देखो सबसे पहले फोर्स लगाएंगे, फोर्स लगाने के बाद से मटेरियल में स्ट्रेन जनरेट होगा, फिर स्ट्रेन के बाद से क्या होगा कि उसमें स्ट्रेस आएगा। तो डी पॉइंट के बाद से अगर स्ट्रेन का मान बढ़ेगा तो मटेरियल में फिर से जो इसका स्ट्रेस है, मटेरियल में जो स्ट्रेस का मान है वो जो है फिर से बढ़ने लगेगा। देख रहे हो, इस पॉइंट के बाद से, इस डी पॉइंट के बाद से मटेरियल में अगर स्ट्रेन और हम बढ़ा रहे हैं तो जो स्ट्रेस का मान है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और ये बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाएगा, ई। और यही जो ई पॉइंट है इसी को हम कहते हैं अल्टीमेट पॉइंट, ठीक है। क्योंकि इस ई पॉइंट पे ही जो माइल्ड स्टील है उसकी जो स्ट्रेंथ है या कहें कि जो स्ट्रेस है वो मैक्सिमम होती है, अल्टीमेट होती है, तो इसीलिए इसको हम अल्टीमेट पॉइंट कहते हैं, ठीक। अब एफ जो है नेकिंग पॉइंट है, ठीक है ना। तो ई और एफ के बीच में जो मटेरियल है हमारा, ऐसा लगता है कि वो जो है टूट गया है, मतलब कि वो जो मटेरियल है ऐसा लगता है कि वो अलग हो गया है। देखो कहने का मतलब कि आपने कभी देखा होगा कि शीशे में या कहीं फिल्म में या कहीं कुछ प्लास्टिक का रिफल उफल गलाते समय, ठंडे जाड़ों के दिनों में जो है गलाते समय आपको ऐसा दिखा होगा कि जब आप उसे गर्म करते हैं और वो प्लास्टिक को खींचते हैं तो एकदम पतला सा तार जैसा पतला सा वायर जैसा बन जाता है, लेकिन वो जो दोनों होते हैं आपस में जुड़े रहते हैं, ठीक है। तो वो ऐसा लगता है कि दोनों जो है अलग अलग हो गए, लेकिन वो पतले से एकदम उनका जो है कनेक्शन रहता है पतला सा। पता नहीं समझ पा रहे हैं कि नहीं, जो है ऐसा लगता है जैसे ये है ना, तो ऐसा लगता है कि ये जो है टूट गया है, लेकिन जो है ये एकदम पतला सा कनेक्शन रहता है इनके बीच में, समझ रहे हो। ये आपने देखा होगा कहीं प्लास्टिक को जो है पिघलाते समय ऐसा लगता है कि वो एकदम अलग है, लेकिन जो है वो आपस में जो है जुड़े रहते हैं। तो वही ई और एफ के बीच में जो है लगता है ऐसा कि जो स्टील है जिसपे हम टेस्टिंग कर रहे हैं वो इनके बीच में ऐसा लगता है कि वो जो है टूट गया है, ठीक है, लेकिन वो टूटा नहीं होता है, वो जुड़ा होता है, ठीक। अब ये जी पॉइंट है, जी पॉइंट के आने के बाद से क्या होता है कि मटेरियल जो है टूट करके अलग हो जाता है, ठीक है। तो ये जो है माइल्ड स्टील के जो है अलग अलग क्या थे, जोन थे, और उसको हमने समझा, ठीक है। अगर इसमें कुछ भी छूटा होगा, ठीक है ना, तो उसको हम जब अभी इसके बाद जब हम लिखेंगे तो उसमें सारे चीज को जो है हम लोग